Hello and good afternoon everyone. This is Shivani Juglan welcoming to you all in our Providence Coaching Dehradun. So क्रैश कोर्स के माध्यम से हम आप लोगों के लिए सेकंड क्लास लेके आ चुके हैं, जहां पर हमारी फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है और वहां पर हमने उत्तराखंड का ज्योग्राफी पढ़ा था। उत्तराखंड का क्या अक्षांशीय विस्तार है, क्या भारत में स्थिति है, क्या अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सीमा है और किस प्रकार हमने उत्तराखंड का क्षेत्रफल पढ़ा था। ठीक है, सो आज की क्लास में हमारा टॉपिक उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। हम आज की क्लास में उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन देखेंगे, जहां पर हमें मालूम है कि भौगोलिक विभाजन में हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा उत्तराखंड में हिमालय। आज हम हिमालय पढ़ेंगे। हिमालय के 4 पार्ट्स, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, हम ये सारे टॉपिक पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि प्रादेशिक आधार पर हिमालय का किस प्रकार हमने वर्गीकरण किया है और संरचना के आधार पर हमने हिमालय का वर्गीकरण किस प्रकार किया हुआ है। हालांकि इसमें हमारा दून, तराई, भाबर और गंगा का मैदान वाला टॉपिक भी है, वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम हिमालय पढ़ेंगे और हिमालय के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे हमने फर्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस के साथ हमारी क्लास को स्टार्ट करा था, उसी प्रकार आप लोगों को इन प्रश्नों के जवाब देने। अगर आप लोगों को इन प्रश्नों के आंसर्स मालूम है तो प्लीज़ आंसर दीजिए, अदरवाइज हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, जहां पर आप लोगों को इन सभी प्रश्नों के उत्तर वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे। पहला प्रश्न, उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का विस्तार निम्न में से कौन से जिले में है? आंसर में क्या आएगा? उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा या रुद्रप्रयाग। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा हिमालय वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है? ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तीसरा प्रश्न, उत्तराखंड का वेस्टर्न नंदा देवी यानी पश्चिमी नंदा देवी कौन से पर्वत या फिर कौन से हिमालय का भाग है? महान हिमालय, मध्य हिमालय और ट्रांस हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। हमें इनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, और हमें इनके आंसर्स नहीं मालूम है तो हम लास्ट तक इस वीडियो के माध्यम से हमें इनके आंसर्स मिल जाएंगे। अब बिना किसी देर के हम हमारे क्लास को स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमने देखा था कि हमारे पास भौगोलिक विभाजन में सबसे पहला टॉपिक आता है हमारे पास उत्तराखंड में हिमालय। हिमालय जो है वो हमारे इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, बट अभी हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का क्या विस्तार है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमारे ट्रांस हिमालय को, जहाँ पर हमने देखा कि ट्रांस हिमालय के 2 अन्य नाम भी है। यहाँ पे देखो अन्य नाम, एक तो इसे तिब्बत हिमालय कहा जाता है, दूसरा इसे 33 हिमालय कहा जाता है। ठीक है, अब तिब्बत हिमालय और 33 हिमालय कहने का क्या रीज़न है ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि 33 हिमालय कहने का क्या रीज़न है। इसको देखो, हमें मालूम है कि जो पृथ्वी है, जब पृथ्वी पर जो नया भूखंड बन रहा था, स्थलखंड बन रहा था, तो हम एक एग्जाम्पल के साथ ले सकते हैं इसको कि अर्थ जो है उसके अंदर पूरा मैग्मा है, लावा है। ठीक है, उसकी कोर में मैग्मा लावा है जो कि उबलता हुआ है। उसी प्रकार अगर हम एक एग्जाम्पल ले अपने डेली लाइफ से, तो हम मान सकते हैं कि हम जब दूध की पतीली होती है उसको हम दूध को गर्म करते हैं, तो वहाँ पर जब दूध एक टाइम बाद ठंडा हो जाता है तो उसके ऊपर जो एक लेयर बननी शुरू हो जाती है मलाई की, जो दूध की परत होती है। उसी प्रकार से अर्थ जो है ये पृथ्वी है, उसी प्रकार से पृथ्वी जो है एक मैग्मा है, गर्म लावा है, और ये जो ऊपर उठा हुआ ये जो इसमें स्थल खंड है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम मलाई की फॉर्म में समझ सकते हैं कि मलाई है। अगर देखो तो पृथ्वी पर जो शुरुआती भूखंड था, ये शुरुआती जो भूखंड है इसको हमने कहा पेंजिया। ये हमारा पेंजिया कहा गया, इसको हम हमारे द्वारा पेंजिया कहा गया। और ये जो पानी वाला रीजन है इसको पैंथालसा कहा गया। ठीक है, तो जो ये भूखंड है इसको पेंजिया कहा गया और जो पानी वाला रीजन है इसको पैंथालसा कहा गया। इस प्रकार हमने देखा कि फिर ट्राइसिक काल आया, तो यहाँ पे देखो जब पृथ्वी के आंतरिक संरचना में बोल सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक जो कोर है वहाँ पर अगर हलचल हो रही है तो ऊपर जो ये भूखंड है इस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस पर प्रभाव किस प्रकार से पड़ रहा है? हमने देखा कि ये जो पेंजिया है वो 2 भागों में बट गया। एक हमने ये देखा गोंडवाना लैंड में, देख रहे हैं हम कि गोंडवाना लैंड में डिवाइड हो रहा है, और दूसरा हमने देखा कि ये क्या है हमारा लॉरेशिया, ये हमने लॉरेशिया देखा।
ये हमारा लॉरेशिया हो गया और ये हमारा गोंडवाना लैंड। यानी ये जो पेंजिया है, पेंजिया हमारे दो भागों में विभक्त होने लग गया, लॉरेशिया और गोंडवाना, ठीक है। और इसके बीच में जब ये दोनों अलग हुए तो इनके बीच में जो सागर बना है उसी को हम 33 सागर कहते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को एक थोड़ा सा क्लू मिलने लग गया होगा कि जो ट्रांस हिमालय है उसका निर्माण किस प्रकार से हुआ है, 33 हिमालय से, 33 सागर से हुआ है, ठीक है। तो यहीं पर जब पेंजिया दो भागों में टूटा था, लॉरेशिया और गोंडवाना में, तो यहाँ पर इनके बीच में जो है ये 33 सी हो गया। इसके बीच में जो सागर का निर्माण हुआ उसको हम 33 सागर कहते हैं। और इसी की मिट्टी से जो है, इसी की मिट्टी से ट्रांस हिमालय जन्मा है, ठीक है। यहाँ पे देखो फिर ये गोंडवाना और लॉरेशिया और टुकड़ों में विभक्त होने लग गया और टूटने लग गया। इसी प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर ये हमारा इंडिया वाला पोर्शन है, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। यानी ये वाला जो पोर्शन है वो इंडिया, और ये हमारी यूरेशियन प्लेट है। जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराए थे तो यहाँ पर ये देखो, ये हमारा इंडिया वाला पोर्शन है, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और ये पूरी यूरेशियन प्लेट। जब यूरेशियन प्लेट के साथ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई थी तो वहाँ पर क्या होता है, जब हल्की जो प्लेट है और भारी प्लेट के बीच में जब टकराव होता है तो हल्की प्लेट जो है वो ऐसे नीचे चली जाती है और जो ये भारी प्लेट है वो ऊपर उठ जाती है। इसी के ऊपर उठने से हमारा हिमालय का फॉर्मेशन होता है, हिमालय का फॉर्मेशन होता है, हिमालय फॉर्म होता है। यानी अगर हम कहें तो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है वो हल्की प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट हल्की है और यूरेशियन प्लेट भारी है। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट इस तरीके से यूरेशियन प्लेट के नीचे गई और इस तरीके से उठ गई, जिस वजह से हमारा हिमालय फॉर्म होता है। यहाँ पर आप लोगों ने देख लिया होगा कि हिमालय किस प्रकार से फॉर्म होता है। हालांकि ये वाला जो टॉपिक है वो हमारे इंडियन ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से और वर्ल्ड ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हैं। यहाँ पर फिलहाल आप लोगों को एक क्लू दिया जा रहा है ये समझने के लिए कि हिमालय कैसे फॉर्म हुआ और हिमालय का जो 33 हिमालय या फिर जो ट्रांस हिमालय वो किस प्रकार से फॉर्म हुआ। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि हिमालय किस प्रकार से फॉर्म हुआ जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई थी। और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा है 33 सी है यहाँ पर, एक मिनट, ये हमारी 33 सी है, यहाँ पर 33 सी गोंडवाना और यूरेशियन प्लेट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर से हमें क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारा ट्रांस हिमालय इसके अन्य नाम, तो हमने 33 हिमालय तो देख लिया कि 33 हिमालय किस प्रकार से इसका नाम पड़ा। अब हम देखेंगे कि जो है तिब्बत हिमालय क्यों कहा जाता है। तो तिब्बत हिमालय इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो ज़्यादातर भाग है वो तिब्बत में है, इसीलिए हम इसको तिब्बत हिमालय भी कहते हैं। अगर हम बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है इसकी, 2500 से 3500 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है हमारी, 2500 से 3500 मीटर। और अगर चौड़ाई की बात करी जाए तो चौड़ाई हमारे 20 से 35 किलोमीटर है, 20 से 35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई हो जाएगी और ऊंचाई इसकी 2500 से 3500 मीटर। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि निर्माण कैसे होता है, 33 सागर की मृदा से सबसे पहले हुआ था। यानी जो हिमालय है, हिमालय की सबसे पहली जो श्रेणी बोल सकते हैं, सबसे पहला पार्ट है वो ट्रांस हिमालय, और ट्रांस हिमालय सबसे पुराना हिमालय, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन हुआ था कैसे, जो 33 सी में जो मृदा थी, 33 सागर है उसकी मृदा की वजह से इसका निर्माण हुआ है। ये हमने देख लिया, हमें समझ में आ गया कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ था, जब लॉरेशियन प्लेट और गोंडवाना प्लेट के बीच में जो सागर होता है उसके जो मिट्टी होती है उसके निर्माण से क्या है, इसका ट्रांस हिमालय बना है। साथ ही साथ अब देखो बात करते हैं हम कि ट्रांस हिमालय की जांचकर श्रेणी उत्तराखंड के 3 जिलों से होकर गुजरती है। हमें मालूम है कि ट्रांस हिमालय है उसकी 3 श्रेणी है। हालांकि वैसे हमारी 4 श्रेणी है लेकिन हम 3 ही पढ़ते हैं क्योंकि इंडिया में हमारी 3 ही है। पहली श्रेणी हो जाएगी हमारी लद्दाख श्रेणी, काराकोरम श्रेणी और
जास्कर श्रेणी। तो ये हमारी ट्रांस हिमालय की श्रेणी है। सबसे पहले लद्दाख श्रेणी, फिर काराकोरम श्रेणी, फिर आता हमारा जास्कर श्रेणी। और ये जो जास्कर श्रेणी है, ये हमारे उत्तराखंड के 3 जिलों से विस्तार होता है इसका। 3 जिलों में विस्तार है इसका। कौन कौन से जिले हैं? उत्तरकाशी, कौन सी 3 जिलों में है? उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। तो ये 3 जिले हैं जहाँ पर इसका विस्तार है। अभी हम मैपिंग में देखते हैं। फिलहाल आप लोग देख लीजिए कि ट्रांस हिमालय की लद्दाख, काराकोरम और जास्कर 3 श्रेणियाँ हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि मैपिंग में कैसा इसका देखो, ये हमारा मैप है। अभी हमने देखा कि कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये हमारा उत्तरकाशी है, ये हमारा उत्तरकाशी है, इधर उत्तरकाशी हो गया, ये हमारा चमोली है और ये पिथौरागढ़ है। और अभी हमने पढ़ा कि जो ट्रांस हिमालय है उसका विस्तार, ट्रांस हिमालय की कौन सी श्रेणी? जास्कर श्रेणी। मैंने आप लोगों को 3 श्रेणियां बताई, लद्दाख, काराकोरम और जास्कर। जास्कर श्रेणी सबसे नीचे वाली श्रेणी है जो कि उत्तराखंड के इन 3 जिलों से गुजरती है। यानी ये हमारी कौन सी श्रेणी हो जाएगी? जास्कर श्रेणी। ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो आंसर देख लेना कौन सा होगा? उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, 3 जिलों में इसका विस्तार है ट्रांस हिमालय का। तो ये आ जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का हमारे 3 जिलों में विस्तार है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। ये हमने देख लिया। चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमने और क्या पढ़ना है ट्रांस हिमालय में। नेक्स्ट देखो, अगर पश्चिम से पूर्व यानी वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूर्व उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़। नेक्स्ट पढ़ते हैं, ट्रांस हिमालय का संपूर्ण क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश है जिस कारण यह बंजर और वनस्पतियों का नितांत अभाव है। यहाँ पे ये लाइन क्या कह रही है, ये हम देखेंगे कि इस लाइन का मतलब क्या है। जब हम लद्दाख की बात करते हैं, हमें मालूम है कि इंडिया में जो ट्रांस हिमालय वो मोस्टली लद्दाख वाला रीजन है। तो जब हम लद्दाख को इमेजिन करते हैं तो हमें सबसे पहला लद्दाख कैसे इमेजिन होता है कि वो एक बंजर इलाका है। लाइक हम बोल सकते हैं कि उसे डेजर्ट रीजन सा है वो। तो हम देखो यहाँ पे इसी का मतलब यही है कि जो ट्रांस हिमालय है वो वृष्टि छाया प्रदेश है, यानी रेन शेडेड एरिया, जहाँ पर वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है, इसको हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। अभी मैं लास्ट में आप लोगों को जब हम शिवालिक भी पढ़ लेंगे उसके बाद बताऊंगी कि वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है और इसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। जब मैं आप लोगों को महान हिमालय भी पढ़ा दूंगी, मध्य हिमालय भी पढ़ा दूंगी और शिवालिक भी पढ़ा दूंगी, देन उसके बाद हमको कंक्लूजन में मिलेगा कि इस वाले रीजन को वृष्टि छाया प्रदेश क्यों कहा जाता है। साथ ही साथ अब देखो, हमें मालूम है कि यहाँ पर भोटिया जनजाति, ट्रांस और महान हिमालय में भोटिया जनजाति सबसे ज़्यादा मिलती है। ट्रांस और महान हिमालय में भोटिया जनजाति मिलती है। आप लोगों को मालूम है कि भोटिया जो है भूटांटिक व्यापार, हम जो तिब्बत के साथ जो हमारा ट्रेड चलता है वो भोटियों के द्वारा, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि भोटिया जनजाति सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलती है महान और ट्रांस हिमालय में। दूसरा, यानी अब देखो जैसे हम लद्दाख बोलते हैं तो लद्दाख क्या है हमारा, जहाँ पर वनस्पतियों का हमें अभाव देखने को मिलता है, अभाव है वहाँ, बंजर सा इलाका। तो उसी प्रकार उत्तराखंड का लद्दाख, नेलंग घाटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए नोट में लिखा हुआ है आप लोगों के लिए कि उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? नेलंग घाटी। और नेलंग घाटी कहाँ है? उत्तरकाशी। अब हमें मालूम है कि उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में क्या है? ट्रांस हिमालय का विस्तार है। इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये जो नेलंग घाटी है वो उत्तरकाशी में, और उत्तरकाशी से हम यही समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ज़्यादातर ट्रांस हिमालय की जास्कर श्रेणी का ही विस्तार है, इसीलिए हम इसको लद्दाख कह रहे हैं उत्तराखंड का, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद करना पड़ेगा कि उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है। दूसरा, अब देखो दर्रे क्या होते हैं, दर्रे यानी पासेस। अब देखो मान लो कि ये एक पर्वत है और ये दूसरा पर्वत है, इन दो पर्वत के बीच में जो सकरी घाटी होती है, ये घाटी है जो, यानी जो ये वैली है, इस वैली को क्या कहते हैं हम? दर्रे।
यानी ये एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता है, पास है, इस पर्वत से इस पर्वत में जाने का रास्ता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दर्रे कहते हैं। दर्रे दो पर्वत या दो पहाड़ों के बीच का या दो पर्वतों के बीच का पास, इसको हम दर्रे कहते हैं। सबसे पहले देखो उत्तरकाशी, और ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंग, ये जो दर्रे हैं वो मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंग, ये कहाँ है, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी में कैसे, ट्रांस हिमालय का ही ट्रांस हिमालय में ही दर्रे है। अगर चमोली की बात करी जाए तो चमोली में नीति, किंगरी बिंगरी, ये भी हमारे कैसे है, ट्रांस हिमालय में ही दर्रे है। पिथौरागढ़ में लिपू लेक, ठीक है। लिपू लेक आप लोगों को मालूम है कि मानसरोवर यात्रा के लिए यहाँ से जाया जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया उत्तरकाशी में 3 दर्रे, मुलिंगला, सांगचोकला, नेलंग। चमोली में नीति, किंगरी बिंगरी, पिथौरागढ़ में लिपू लेक। तो ये आप लोगों को याद करना है कि कौन से 3 जिलों में इसका विस्तार है, और यहाँ पर ये भी देखना है कि कौन सा दर्रा कौन से जिले में। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, हालांकि जब हम दर्रों वाला टॉपिक पढ़ेंगे वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन सा पास कहाँ है, ठीक है। फिलहाल अभी ये देखो, तो ये हमने ट्रांस हिमालय के लिए देख लिया कि इसकी हाइट कितनी है, इसके अन्य नाम क्या है, कैसे इसका निर्माण होता है। साथ ही साथ ये भी देख लिया चौड़ाई कैसी है, कौन से जिलों में इसका विस्तार है। इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, लेकिन क्यों कहते हैं ये हम लास्ट में पढ़ेंगे। फिर बोडे जनजाति का है, ये सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। नेक्स्ट आते हैं हम हमारे महान हिमालय में। अब देखो महान हिमालय क्या है, अन्य नाम क्या है इसका, वृद्ध हिमालय और हिमाद्री, यानी ये क्या है, बर्फ का घर। वृद्ध हिमालय यानी काफ़ी विशालकाय है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 4500 से लेके 7000 यानी 7817 मीटर तक इसकी हाइट है, ठीक है। साथ में साथ हम देखेंगे कि चौड़ाई कैसी है, 15 से 20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। तो ये आप लोगों को थोड़ा याद करने वाला पोर्शन है, ये स्टैटिक पोर्शन है कि इसकी ऊंचाई कितनी, इसकी चौड़ाई कितनी है, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो महान हिमालय का उत्तराखंड में विस्तार। उत्तराखंड में महान हिमालय का 6 जिलों में विस्तार है, और कौन कौन से, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। तो ये हमारे 6 जिले हैं जहाँ पर हम देखेंगे कि उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। अगर हम इसको देखें तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं मैपिंग में, जैसे हमने ट्रांस हिमालय को देखा था उसी प्रकार हम इसको भी देखेंगे। तो देखो कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़। और कितने हो रही हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जिले पूरे हो गए। 1 2 3 4 5 6। तो यानी हम देख सकते हैं कि महान हिमालय का उत्तराखंड में 6 जिलों में विस्तार है। कौन कौन से हो जाएंगे, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। ये 6 जिलों में महान हिमालय का विस्तार है। देखो महान हिमालय को लघु हिमालय का गर्भाशय क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी बोल सकते हैं कि यहाँ से हम इसको गर्भाशय यानी जनक, महान हिमालय को मध्य हिमालय का जनक कहा जाता है। महान हिमालय में जीवाश्म पाए जाते हैं, यानी फॉसिल्स पाए जाते हैं, फॉसिल्स जीवाश्म पाए जाते हैं। महान हिमालय के उत्तराखंड में प्रमुख पर्वत, ठीक है। और उत्तराखंड में प्रमुख पर्वत यानी वेस्टर्न नंदा देवी, यानी पश्चिमी नंदा देवी। और पश्चिमी नंदा देवी की हाइट कितनी है, 7817 मीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा आप लोगों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पश्चिमी नंदा देवी की हाइट कितनी है। और ये देखो पहला हमने देख लिया कि महान हिमालय में सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, नंदा देवी, पहला पश्चिमी नंदा देवी। दूसरा कामेट, कामेट की भी हाइट आप लोगों को याद करने की 7756 हमारी क्या है, कामेट की हाइट है। माणा 7272, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, द्रोणागिरी,
गंडमादन, हाथी, गौरी नारायण, नर पर्वत, जय विजय, ये सारे हमारे इम्पोर्टेंट पर्वत है महान हिमालय के। अगर बात करी जाए महान हिमालय में तो वेस्टर्न नंदा देवी, पश्चिमी नंदा जो देवी है वो भारत की थर्ड सर्वोच्च अगर नहीं मालूम है तो ये लिख लो कि पश्चिमी नंदा देवी, वेस्टर्न नंदा देवी भारत का तीसरा सर्वोच्च शिखर है, भारत का तीसरा सर्वोच्च शिखर है। और अगर बात करी जाए कि भारत के पहले दो सर्वोच्च शिखर, तो भारत के पहले दो सर्वोच्च शिखर हम K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, दूसरा आ जाएगा हमारा कंचनजंगा। तीन सर्वोच्च शिखर भारत के तीन सर्वोच्च शिखर कौन से? K2, कंचनजंगा और पश्चिमी नंदा। तो ये देखो भारत के तीन सर्वोच्च शिखर K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा, पश्चिमी नंदा देवी, भारत के तीन सर्वोच्च शिखर। और भारत के तीन सर्वोच्च शिखर में से तीसरा सर्वोच्च शिखर हमारा नंदा देवी है जो कि 7,817 मीटर इसकी हाइट है। अगर बात करी जाए कि उत्तराखंड का भारत का तीसरा, उत्तराखंड का पहला, तो याद रखना है उत्तराखंड का पहला सर्वोच्च शिखर पश्चिमी नंदा देवी और भारत का तीसरा सर्वोच्च शिखर पश्चिमी नंदा देवी। और अगर बात करी जाए कि उत्तराखंड का दूसरा सर्वोच्च शिखर कामेट जिसकी हाइट है 7,756 मीटर हमारी इसकी हाइट हो जाएगी। तो ये हमने देख लिया महान हिमालय के प्रमुख पर्वत। देखो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ इतना पढ़ना है कि कौन सा पर्वत शिखर या कौन सा दर्रा किस हिमालय में पड़ता है। ये आप लोगों को तब कंप्लीट करवाया जाएगा जब हम कोई पर्टिकुलर टॉपिक दर्रों का पढ़ेंगे और पर्टिकुलर टॉपिक अगर हम पर्वत का पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। फिलहाल यहाँ पे सिर्फ इतना देख लो कि प्रमुख पर्वत, प्रमुख दर्रे कौन से हैं। और जो ये महान हिमालय, मध्य हिमालय, इनकी हमें मेन जो इम्पोर्टेंट होता है हमें इसकी हाइट, ऊंचाई या फिर चौड़ाई याद करनी होती है। ठीक है, तो ये देखो नेक्स्ट अब हम चलते हैं मध्य हिमालय में। महान हिमालय में कंप्लीट हो गया, ट्रांस हिमालय भी हमने कंप्लीट कर लिया कि क्या क्या इसके अन्य नाम है, कैसे इसका निर्माण होता है, क्या इसकी ऊंचाई है, क्या इसकी चौड़ाई है। सेम चीज़ हमने महान हिमालय में भी कर लिया, अन्य नाम पढ़ लिए, ऊंचाई चौड़ाई ये सारी चीज़ें कर ली, कितने जिलों में इसका विस्तार है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं मध्य हिमालय। तो अब हम देखेंगे कि मध्य हिमालय में इसकी चौड़ाई, मध्य हिमालय की चौड़ाई कितनी है? 70 से 100 किलोमीटर और ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर। 1200 से 4500 इसकी हाइट ऊंचाई हो जाएगी और चौड़ाई 70 से। सभी पर्वत श्रेणी में सबसे अधिक चौड़ाई वाला पर्वत श्रेणी। यहाँ से चौड़ाई देख लो, अभी तक हम 20-30 का एवरेज लेके चल रहे थे, अब यहाँ पे हमें सीधा कितना देखने को मिल रहा है? 70 से 100 किलोमीटर की हमें चौड़ाई देखने को मिल रही है। अगर हम इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार हमारे 9 जिलों में, कौन कौन से? उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत। तो ये हमारे 9 जिले हैं और आप लोगों को सेम इसी प्रकार से मैप में इसको मैपिंग करनी है ताकि आप लोगों को याद हो सके कि इसका विस्तार कैसा है। ठीक है, थोड़ा सा देखो, खुद से भी करना पड़ेगा, सारा मैं ही करके नहीं दूंगी। यहाँ पे देखो 9 जिलों में विस्तार है, उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत। ये हमने देख लिया 9 जिलों में विस्तार है। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि मध्य हिमालय के में अधिकांश पर्यटक क्षेत्र आते हैं। पर्यटक क्षेत्र यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा घूमा जाता है या फिर जो दार्शनिक स्थल होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम देखेंगे कि टिहरी में कौन सा आता है? देववन, सुरकुंडा देवी, कुंजापुरी, चंद्रबदनी। ये हमारे लघु हिमालय या फिर
मध्य हिमालय में प्रमुख मंदिर है, ये दर्शनीय स्थल है। पौड़ी की बात करें तो पौड़ी में खिरसू हो गया और लैंसीडाउन हो गया। लैंसडाउन और खिरसू जो हमारी पौड़ी में आ जाते हैं। नैनीताल में रानीखेत और अल्मोड़ा में विंसर और विंसर महादेव। विंसर महादेव हमारे काफ़ी, ये सारे टॉपिक्स जो है, यानी ये जो जितने भी हमने मंदिर और दर्शनीय स्थल देखे, ये सारे के सारे हमारे मध्य हिमालय में आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे हमारे लिए। और मध्य हिमालय में भी हमने चौड़ाई ऊंचाई देख ली। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं देखना होता, ऊंचाई चौड़ाई निर्माण कैसे हुआ, कौन से जिले में विस्तार है, यहाँ से ज़्यादा इतने ही क्वेश्चंस आते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, देखो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में हमारे, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में हमारे दून और द्वार आते हैं। और दून और द्वार हम कल के टॉपिक में पढ़ेंगे, जहाँ पर आप लोगों को तराई भाबर भी पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आप लोगों को गंगा का मैदान में ये पढ़ाया जाएगा कि किस प्रकार से खागर और बांगड़ का निर्माण होता है, उनमें क्या क्या चीज़ें होती है, ये सारी इनकी विशेषताएं पढ़ाई जाएगी। फिलहाल आज हमारा हिमालय वाला टॉपिक है, तो हम हिमालय के टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ यही करेंगे कि 4 हिमालयन पार्ट्स है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक हिमालय, ये सारी चीज़ें करेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी कंप्लीट करेंगे कि प्रादेशिक आधार पर और संरचना के आधार पर इनको हमने कैसे वर्गीकृत किया गया। चलो लास्ट हमारा जो बचता है हिमालय का पार्ट, वो है शिवालिक। देखो शिवालिक की चौड़ाई कितनी है, 10 से 20 किलोमीटर हमारी शिवालिक की चौड़ाई हो जाएगी और ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 700 से 1200 मीटर। 700 से 1200 मीटर आप लोगों को इसकी ऊंचाई देखने को मिलेगी। शिवालिक हिमालय का विस्तार हमारे कैसे, उत्तरी हरिद्वार, दक्षिणी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी अल्मोड़ा, मध्यवर्ती नैनीताल, दक्षिणी चंपावत। तो यहाँ पर हमारे ये जो हिमालय है इसका विस्तार हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि शिवालिक हिमालय सबसे नवीन वलित पर्वत है। सबसे नवीन वलित, वलन का मतलब होता है फोल्ड पड़ना, इस तरीके से फोल्ड पड़ना। और शिवालिक हिमालय हमारा सबसे नवीन वलित पर्वत है, यानी सबसे नया बना हुआ पर्वत है। ठीक है, सबसे नया बना हुआ पर्वत है, इसीलिए हम इसको नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है कि नवीन वलित पर्वत, यानी जो शिवालिक है उसको नवीन वलित पर्वत, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। शिवालिक हिमालय में सर्वाधिक वर्षा होती है। अब हम ये भी बताएंगे कि शिवालिक हिमालय में सर्वाधिक वर्षा क्यों होती है और ट्रांस हिमालय को वृष्टि छाया प्रदेश क्यों कहा जाता है। प्रमुख पर्वत, हरिद्वार गए होंगे तो हरिद्वार में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस पर्वत पर चंडी देवी है, जिस पर्वत पर चंडी देवी है उसको हम जिस पर्वत पर चंडी देवी है उसको हम नील पर्वत कहते हैं। ये नील पर्वत हो जाएगा हमारे लिए। चंडी देवी कौन से पर्वत पे है, नील पर्वत पे है। और अगर हम मनसा देवी की बात करी जाए तो मनसा देवी हमारा बिल्वो पर्वत पर है। तो यहाँ से हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाएंगे कि यहाँ पर पर्यटक स्थल कैसे है, हरिद्वार के पर्यटक स्थल में चंडी देवी और मनसा देवी, नील पर्वत और बिल्वो पर्वत, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पर हमने देख लिया कि हिमालय किस प्रकार से है, हिमालय के चारों पार्ट्स देख लिया हमने। अब हम पढ़ेंगे कि कौन से हिमालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है और कौन से हिमालय में सबसे ज़्यादा वर्षा नहीं होती है, क्यों आखिर ट्रांस हिमालय को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है और क्यों शिवालिक हिमालय में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये देख लेते कि हमारा ये जो टॉपिक है प्रादेशिक आधार पर किस प्रकार से हमने वर्गीकरण किया है हिमालय को, हिमालय का किस प्रकार से वर्गीकरण किया हुआ है। तो यहाँ पर हम थोड़ा मैपिंग के थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे प्रादेशिक आधार पर हम देखेंगे मैपिंग। अगर हम ऐसे इस तरीके से बनाएंगे तो हमें मालूम है कि ये जो है हमारा तो ये हमारा कौन सा हिमालय हो जाएगा, ट्रांस हिमालय, महान, मध्य और शिवालिक। तो ये हमने कुछ
हिमालय को डिवाइड कर दिया। अब हम देखेंगे कि हिमालय का वर्गीकरण हम किस प्रकार से करते हैं प्रादेशिक आधार पर। सबसे पहले प्रादेशिक आधार पर हमारा आता है कश्मीर हिमालय, ठीक है, कश्मीर हिमालय, फिर कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और अगर हम कश्मीर हिमालय की बात करी जाए तो हमें मालूम है कि यहाँ से हमारी सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी इस प्रकार से बहती है। और देखा जाए तो ये सिंधु नदी और यहाँ पर निकलती है हमारी सतलज रिवर, सतलज नदी। और अगर देखा जाए तो सतलज और सिंधु नदी के बीच का जो हिमालय है, सतलज और सिंधु नदी के बीच का हिमालय, इसको कहा जाता है कश्मीर हिमालय। सतलज, सिंधु और सतलज नदी के बीच के हिमालय को कश्मीर हिमालय कहा जाता है। अगर वही हम देखें कि अगर सतलज और कुमाऊं यानी काली नदी के बीच का जो क्षेत्र है, इसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालय। ये काली नदी है हमारी, जो हमें मालूम है कि कहाँ से निकलती है। जब हम रिवर सिस्टम पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे कि पिथौरागढ़ और नेपाल को अलग करती है। तो सतलज और काली नदी के बीच में हमारा पड़ता है कुमाऊं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच में हमारा कुमाऊं हिमालय, सिंधु और सतलज के बीच में हमारा कश्मीर हिमालय। और अगर हम देखें कि यहाँ पर हमारी निकलती है तीस्ता रिवर, और ये जो तीस्ता रिवर है और काली नदी के बीच का जो हिमालय है, इसको कहा जाता है नेपाल हिमालय। इस तरीके से जो हमने प्रादेशिक आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया गया है, जहाँ पर हम देखेंगे कि नेपाल हिमालय काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में है, सतलज रिवर और काली नदी के बीच में कुमाऊं हिमालय है, सिंधु और सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय। इस तरीके से क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये वाला कि कौन सी नदी के बीच में कौन सा हिमालय पड़ता है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि तीस्ता रिवर इधर हमारी आ जाएगी ब्रह्मपुत्र, इधर आ जाएगी हमारी ब्रह्मपुत्र, और ब्रह्मपुत्र और तीस्ता रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको कहा जाता है असम हिमालय। हालांकि ये आप लोगों के लिए, अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो ये थोड़ा नया होगा, अदरवाइज ये ज़्यादा कोई टफ नहीं है। असम हिमालय तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का है। ये हमने देख लिया कि प्रादेशिक आधार पर हमने हिमालय का किस प्रकार से वर्गीकरण किया हुआ है। अगर आप लोग इस मैप को बनाना चाहते हैं तो बनाइए, ठीक है। वैसे मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि सिंधु सतलज के बीच में कश्मीर, सतलज काली के बीच में कुमाऊं, काली और तीस्ता के बीच में नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र के बीच में असम हिमालय। तो यहाँ पर हमने प्रादेशिक आधार पर भी देख लिया कि किस प्रकार से हमने हिमालय को वर्गीकृत किया है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आप लोगों का संरचना के आधार पर। हम देखेंगे कि संरचना के आधार पर हमने किस प्रकार से वर्गीकृत किया। संरचना के आधार पर वर्गीकरण हम देखेंगे कि संरचना के आधार पर वर्गीकरण हम देखेंगे कि सबसे पहले आता है हमारा ट्रांस हिमालय। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आता है हमारा। फिर आता है हमारे पास महान हिमालय, फिर आता है हमारे पास मध्य हिमालय, फिर आता है हमारे पास शिवालिक हिमालय। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय, ये हमने 4 लिख लिए। अब अगर देखा जाए, अगर हम बात करें तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय को जो गैप यानी इनको जो अलग करता है उसको कहते हैं हम सचर जोन या हिंज लाइन या फिर जोन। इस तरीके से हमने देखा कि ये जो है संरचना के आधार पर ट्रांस और महान हिमालय को जो गैप है या उसको जो विभाजित करता है वो उसको हम कहते हैं सचर जोन और हिंज जोन। ये हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर हम बात करें कि महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाले जो गैप है अलग करता है उसको हम कहते हैं MC
टी, MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। अगर हम इसकी हिंदी देखें तो इसको कहते हैं मुख्य केंद्रीय भ्रंश, मुख्य केंद्रीय भ्रंश। हिंदी में देखें तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश और हिंदी इंग्लिश में देखें तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी महान और मध्य को अलग करने वाला। अगर वही बात करी जाए कि मध्य और महान हिमालय को अलग करना है तो मध्य और शिवालिक को करना है तो MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी मुख्य सीमांत भ्रंश, मुख्य सीमांत भ्रंश ये हिंदी हो जाएगी और मेन बाउंड्री थ्रस्ट इंग्लिश हो जाएगा। वैसे ही जब हम कल पढ़ेंगे दून, तराई भाबर और गंगा का मैदान तो वहाँ पर हम देखेंगे कि शिवालिक हिमालय इन सभी तराई भाबर गंगा के मैदान को कैसे विभाजित करता है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है हिमालयन फ्रंट फोल्ड। हिमालयन फ्रंट फोल्ड हम कल पढ़ेंगे तो इसलिए मैं आप लोगों को आज बता दूं कि शिवालिक हिमालय भी तराई भाबर गंगा के मैदान को विभाजित करता है और उसको बोलते हैं हम हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। ये हम देखेंगे कल की क्लास में जहाँ पर हम देखेंगे तराई भाबर और गंगा का मैदान, ये सारे टॉपिक्स। अभी लास्ट टॉपिक हमारा आज का बचता है वो हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार हम ट्रांस हिमालय को विस्तृत छाया प्रदेश कहते हैं, मध्य शिवालिक हिमालय में कहते हैं कि सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अगर देखा जाए तो हमको मालूम है कि ये हम देख रहे हैं कि हाइट वाइज मान लो कि ये बादल आ रहा है ना, बारिश बादल ही करते। तो जब बादल इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ करेगा? शिवालिक क्षेत्र में, शिवालिक क्षेत्र में वर्षा करेगा क्योंकि बादल जो होता है वो अपने साथ नमी और आर्द्रता को लेके आते हैं। जो भी बादल के साथ जो नमी होगी वो इसके कांटेक्ट में आएगी तो यहाँ पर बारिश करेगी। फिर बादल थोड़ा हल्का हो जाएगा, तो थोड़ा वो और ऊपर उठ जाएगा और जब वो ऐसे चलेगा तो यहाँ पर महान हिमालय के कांटेक्ट में आएगा। अगर वो महान हिमालय के कांटेक्ट में आएगा तो फिर वो इस वाले रीजन पे बारिश करेगा क्योंकि जो थोड़ी बहुत नमी और आर्द्रता बचती है बादल में वो मध्य हिमालय में वर्षा कर देगा। अब यहाँ पर बादल जो है वो महान हिमालय के कांटेक्ट में आ चुका है और लेकिन इसके पास जो है आर्द्रता कम बचती है, यानी इसमें जो ह्यूमिडिटी है, नमी जो है वो कम हो गई है, जिस वजह से ये सिर्फ इस वाले रीजन पर ही बारिश कर पाएगा। जब आर्द्रता ही नहीं रही, नमी ही नहीं रही तो बारिश करने के लिए थोड़ी बहुत नमी तो चाहिए होती है, अब वो बची ही नहीं तो इस वाले रीजन पर बारिश हो गई, जिस वजह से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन रह गया वो रेन शेडेड जोन बन गया, यानी यहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश बन गया। और यहीं पर हमें किसका वनस्पतियों का अभाव देखने को मिलता है, यानी वनस्पतियों का अभाव रहता है, जिस वजह से इसको हम बंजर भूमि भी कहते हैं। और हमने देखा कि उत्तराखंड का लद्दाख किसे कहा जाता है? नेलंग घाटी, जो कि हमारे उत्तरकाशी में आता है और उत्तरकाशी में हमें मालूम है कि ट्रांस हिमालय का विस्तार रहता है। जिस प्रकार हमने देखा कि भारत में जैसे लद्दाख थोड़ा डेजर्ट रीजन है, जिसको हम भले ही कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं लेकिन वो डेजर्ट रीजन है, उसी प्रकार हमने देखा कि यहाँ पे ये वाला जो रीजन है वो वृष्टि छाया प्रदेश हो गया। यहाँ पर हमें बारिश कम देखने को मिलती है, इस वाले रीजन पर हमें बारिश देखने को तो मिलती है लेकिन कम देखने को मिलती है, जिस वजह से यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव रहता है और बंजर भूमि रहती है, इसीलिए इसको रेन शेडेड जोन कहा जाता है। और अब
हमने आज के सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए और आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास किया होगा। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि उत्तराखंड में ट्रांस हिमालय का विस्तार कौन से जिले में है। तो देखा हमने पौड़ी में भी नहीं है, अल्मोड़ा में भी नहीं है, रुद्रप्रयाग में है, रुद्रप्रयाग में भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरकाशी। तो यहाँ से हमने देखा कि उत्तरकाशी में इसका विस्तार है। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। उत्तरकाशी में है, फिर चमोली में भी है और पिथौरागढ़ में भी है। तो पिथौरागढ़ में भी है, चमोली में भी है और उत्तरकाशी में भी। यहाँ से हमने देख लिया। दूसरा प्रश्न क्या था? निम्न में से कौन सा हिमालय को वृष्टिछाया प्रदेश कहते हैं? तो वृष्टिछाया प्रदेश हमने देख लिया कि किसको कहा जाता है और क्यों कहा जाता है, ये भी देख लिया। तो वृष्टिछाया प्रदेश किसको कहा जाता है? ट्रांस हिमालय। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर महान हिमालय में आने वाले जो बादल होते हैं, महान हिमालय में जो बादल होते हैं वो महान हिमालय के द्वारा रोक दिए जाते हैं, जिस वजह से यहाँ पर वर्षा कम होती है। तीसरा प्रश्न, उत्तराखंड का वेस्टर्न नंदा देवी, पश्चिमी नंदा देवी कौन से हिमालय का भाग है? ये भी देख लिया हमने कि पश्चिमी नंदा देवी कौन सी हिमालय का भाग है, और वो है हमारे महान हिमालय का भाग है। जहाँ पर हमने वेस्टर्न नंदा देवी के लिए पढ़ा था कि ये जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च शिखर है, और हमने पहले के 2 सर्वोच्च शिखर भी देखे थे, ये K2 और कंचनजंगा। उत्तराखंड का सर्वोच्च शिखर यानी सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है? वेस्टर्न नंदा देवी, ये हमने पढ़ लिए। और ये सारे क्वेश्चंस हमने देख लिए कि तीनों क्वेश्चंस हमने देख लिए, और हमें इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मिल चुके हैं। और आज के इस लेक्चर को हम अभी इसी वीडियो के साथ अंत करते हैं, इसी टॉपिक के साथ अंत करते हैं, और कल हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।